राहुल एक होनहार मेहनती लड़का। उसकी लाइफ में बस एक ही प्रॉब्लम कि वो सोचता बहुत था। किसी ने उसे कुछ कह दिया तो सारा दिन उसके बारे में सोचना और हर्ट होना। प्लान के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले तो अपने लक को कोसना, ये सब उसकी डेली की आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की आदत ने उसे ऐसा बना दिया कि ना तो वो किसी काम पर फोकस कर पाता, ना ही किसी के साथ उसकी रिलेशन अच्छी थी। उसे लगने लगा लाइफ उसके साथ अनफेयर है। वह कुछ इस कदर डिप्रेस हो गया कि उसे सुसाइडल थॉट आने लगे। ऐसे में उसका एक फ्रेंड उसके पास आया और उसके एक मोंक के पास लेके गए। राहुल मोंक के पैरों में गिर गया और बोला, ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रहा है। मोंक बिना कुछ कहे अंदर गए और एक पानी से भरा ग्लास लेकर राहुल को पकड़ने को दी। 5 मिनट बाद मोंक ने राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। राहुल ने जवाब दिया, सब ठीक है। फिर 2 घंटे बाद मोंक ने फिर से राहुल से पूछा, कैसा लग रहा है। राहुल ने कहा, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मोंक ने बोला, कुछ देर और पकड़ो, शाम होने को आ गए। अब तो राहुल के हाथ सुन्न हो गए और ग्लास उसके हाथ से छूट गया। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मोंक ने कहा, देखा वही ग्लास, उतना ही पानी, लेकिन 1 घंटे तक पकड़ने पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे तुमने ग्लास को पकड़े रखा वो तुम्हें दर्द देने लगी। ठीक ऐसे ही हमारा थॉट के साथ भी होता है। तुम किसी थॉट को जितने देर तक पकड़े रखोगे वह उतना दर्द देगा, और यही थॉट को पकड़े रहना, हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना ओवरथिंकिंग कहलाता है। ओवरथिंकिंग आज के मॉडर्न वर्ल्ड का एक ऐसा कष्ट जो हमारे लाइफ में एक अनवेलकम कंपोनेंट की तरह रहता है। दिन भर हम तरह तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे थॉट पर असर डालती है। ओवरथिंकिंग का आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, फिर चाहे वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन या फिर फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम। और ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ को लिटरली हेल बना सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में साथ मिलकर चलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी जापान, और जानते हैं वहाँ के 7 ऐसे इफेक्टिव और प्रिवेंट टेक्निक जो आपकी लाइफ से ओवरथिंकिंग नाम की इस विलन को हमेशा के लिए बाहर कर देगी। तैयार हो तो कमेंट कर दो मेरे दोस्त, आई एम रेडी। नंबर 1, शोगुनाई, एम्ब्रेस द अनएवॉइडेबल। ऑफिस का एक आम दिन, दिनेश को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन पास के घर में शादी थी और बहुत शोर हो रहा था। दिनेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था। वो गया शादी वाले घर में स्पीकर की आवाज़ कम करवाने। वहाँ उसकी किसी से बहस हो गई। जैसे तैसे निमट कर वो वापस अपने डेस्क पर आया तो बॉस ने बुला लिया। इस बीच मीटिंग के टाइम भी हो गया और प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया। दिनेश को सबके सामने ह्यूमिलेट होना पड़ा। वहीं अंकुर ने अपने कान में हेडफोन लगाया और अपने काम निपटा लिया। उससे बॉस ने खूब अप्रिशिएट किया। तो दोस्तों, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर किसी सक्सेस मिलेगी, कौन बस ख्वाब देखता रह जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी चॉइसेस पर। दिनेश ने शोर के डिस्टर्बेंस पर फोकस किया और उसे करेक्ट करने पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की, जबकि अंकुर ने वो किया जो उसके कंट्रोल में था और अपना काम पर फोकस बनाए रखा। आपको बहुत से लोग कहते मिलेंगे, यार मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यार टाइम गलत चल रहा है, यार मार्केट डाउन हो गया। बेसिकली वो उन सभी चीज़ों को ब्लेम करेंगे, उन पर फोकस करेंगे जो उनके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी नहीं जो वो खुद ठीक कर सकते हैं। दरअसल उन चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं जाता और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जापान की शोगुनाई टेक्निक। शोगुनाई का मतलब है इट इज़ व्हाट इट इज़, यानी जो है सो है। मतलब जो अनएवॉइडेबल सिचुएशन है उसी जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करो। सिचुएशन को कोसो मत। अपने विल पावर और एनर्जी ये सोचने में लगाओ कि आप ऐसे टाइम में भी अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो। जैसे ट्रैफिक पुलिस, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेशनशिप को ब्लेम करके डिप्रेस होने की जगह अपना फोकस अपने स्किल सेट, पर्सनैलिटी और सोशल नेटवर्क पर रखना चाहिए। आप जापान को ही देख लो, जिसने ऑलमोस्ट हर डिकेड में कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है। इसकी वजह से कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन जो एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पर है जो आपस में टकराती रहती है और इसलिए वहाँ भूकंप आती रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन जापान के लोगों ने कभी इस बात का मलाल नहीं किया। उन्होंने हमें प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दिया। इसका रिजल्ट हम सबके सामने है। आज जापान एक ऐसा डेवलप्ड देश है जिसका लोहा अमेरिका और रशिया भी मानते हैं। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी हार मान ले, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक्सेप्टेंस एक पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इससे आप कंट्रोल करते हो। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ शोगुनाई का एप्लीकेशन हर एक की लाइफ में अलग अलग है और हर सिचुएशन में अलग है। जैसे कोविड-19 के टाइम साइंटिस्ट के लिए शोगुनाई का मतलब था कि उन्हें हर समय कोविड के खतरे के बीच काम करना है। उन्हें यह एक्सेप्ट करके ये वैक्सीन बनाने की हिम्मत मिली, जबकि आम लोगों के लिए शोगुनाई का मतलब था कि वो एक्सेप्ट करना है कि उन्हें घर पर ही रहना है। यानी एक को दिन रात काम करने का एक्सेप्ट करना था और दूसरे को काम पर ना जा पाने की बोरियत को एक्सेप्ट करना था। इसी तरह आपको भी फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ की शोगुनाई क्या है, ताकि आप एक
पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाऊँ। नंबर 2, शिनरिन जोको यानी फॉरेस्ट बाथिंग या फिर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाऊं, जहां कोई मुझे जानता ना हो, ना कोई फ़ोन हो, ना टेक्नोलॉजी, बस मैं हूं और नेचर की शांति में बसा एक सुकून। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में कुछ ऐसा ही बात आती है और ये एक बहुत नेचुरल फेनोमेनन है। जैसे आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर आप उस जगह, उन गलियों में जाओ जहां अपने बचपन गुजारा था, तो आपको एक अलग सा सुकून महसूस होगा। कुछ ऐसे ही नेचर के बीच में भी रहने से होता है। आखिर हमारे स्पीसीज का एवोल्यूशन भी नेचर के बीच ही हुआ था और नेचर हमारे जेनेटिक का हिस्सा है। इसलिए जब भी हम नेचर के बीच जाते हैं, हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम का मूड एलिवेटर से रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम करते हैं, जिससे मूड ठीक होता है और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। नेचर के बीच टाइम बिताने की इसी टेक्निक को जापान में शिनरिन जोको कहते हैं। शिनरिन जोको के अकॉर्डिंग हम सभी को एटलीस्ट महीने में एक बार नेचर के बीच जाना चाहिए। वहाँ मौजूद चीज़ों को अपने 5 सेंसर से कनेक्ट करना चाहिए। आंखों से सुंदर लेंस के ऊपर निहार, अपने सांसों से नेचर की रौनक की खुशबू महसूस करो, अपने हाथों से पेड़ों की पत्तियों के अलग अलग टेक्सचर को फील करो, कानों से खामोशी में गुनगुनाते नज़ारों के मजा लो, परिंदों की आवाज़ों का मजा लो। इस टेक्निक से केवल आप ओवर थिंकिंग से ही छुटकारा नहीं पाओगे, बल्कि आपकी माइंड फोकस और क्रिएटिव भी होगा। कई साइंटिस्ट रिसर्च में अप्रूव हुआ है कि नेचर के बीच बैठने से लोगों को ज़्यादा बेटर आइडियाज आते हैं। शिनरिन जोको इस टर्म को 1982 में सबसे पहले तोमा हाइडाकिया मैन कॉइन किया, जो कि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड फिशरीज के डायरेक्टर थे। आकिया अम्मा ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई जिसमें यह पता चला कि इसका मेंटल हेल्थ और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जापानी साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि पेड़ों से रिलीज होने वाले कुछ केमिकल जैसे फाइटोसियंस और एसेंशियल ऑयल्स ब्रेन में मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। जैसे नेचर में जाते ही इंस्टेंटली लोगों का मूड अच्छा हो जाता है और वह नेचर की खूबसूरती से कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि उनका फोकस प्रेजेंट में रहता है, जिससे ओवरथिंकिंग नहीं होती। आज भले ही बढ़ते अपनाइजेशंस के कारण हम कंक्रीट की आलीशान दीवारों के बीच रहने लगे हैं, लेकिन आज भी हम इन्हीं जंगलों से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो सुकून वहां जाकर मिलता है और दुनिया की भाग दौड़ में कहीं नहीं मिल। प्रैक्टिकली जब भी ओवरथिंकिंग के बादल आपको घेर ले, बस फोन उठाओ, गूगल करो, आपको अपने आसपास की कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहां आप खुद को नेचर से कनेक्ट करके दुनिया से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, निबत्सु। निबत्सु टर्म का लिटरल मीनिंग है टू कॉन्टेम्पलेट, यानी किसी चीज को थॉटफुली प्रोसेस करना। इनिशियली इस टेक्निक को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऐसे मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ सीक्रेट फेसेस को दोहराया करते थे। इससे न केवल उन्हें प्रेजेंट मूवमेंट में रहने में हेल्प मिलती थी, बल्कि उनके ब्रेन के कोग्निटिव स्किल भी डेवलप होती थी, जिसके रिजल्ट उन्हें इंक्रीज फोकस और इनर पीस के रूप में मिलता था। धीरे धीरे इस टेक्निक के इस्तेमाल और भी कई रिलीजियस में अलग अलग फॉर्म्स में होने लगा। यह टेक्निक हमें हमारे इनर सुप्रीम पावर के साथ जोड़ती है। भले ही आप रिलीजन में विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन एक बात तो साइंस ने भी अप्रूव की, हमारे ब्रेन में मौजूद सबकॉन्शियस पावर कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोजमर्रा के भाग दौड़ में हम उसके बेनिफिट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। निबत्सु टेक्निक आपको हेल्प करेगी अपने ब्रेन मौजूद सबकॉन्शियस पावर को टैप करके अपना थॉट्स पर कंट्रोल करने में, ताकि आप लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सको। आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज ओवरथिंकिंग क्या है। आपके थॉट का बेलगाम इधर उधर भागने को ही ओवरथिंकिंग कहलाता है। तो इसे खत्म करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप माइंडफुल रह सको, ताकि जब भी आपके थॉट्स भागने की कोशिश करें आप उनकी लगाम खींच सको। और इसके लिए निबत्सु से बेहतर और क्या हो सकता है। और इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपने डेली लाइफ के हिस्से के लिए आपको केवल सुबह शाम 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। जैसे भी टाइम आपने सेट किया है उस समय पर आप एक शांत जगह पर बैठ जाओ। अगर आप एक मुस्लिम हो तो कुरान की कोई आयत दोहरा सकते हो। अगर आप एक हिंदू हो तो वेद का कोई श्लोक दोहरा सकते हो। अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो बाइबल की कोई वर्स दोहरा सकते हो। चाहे कोई भी धर्म मानते हो, सबसे जरूरी है आपका स्केयर फ्रेज जिसे आपने चुना है, जिसे आप दोहराना चाहते हो। उस फ्रेज को 10-15 मिनट रिपीट करो, चाहो तो ऑडियो के जरिए सुन। अगर इस बीच कोई बहुत परेशान करता है तो वापस अपने ध्यान को उस फ्रेज की तरफ लाओ, बस आपका काम हो गया। यह प्रैक्टिस न केवल ओवरथिंकिंग बल्कि एडिक्शन, एंगर, डिप्रेशन और एंजाइटी
को भी दूर करती है और आपको ग्रेटिट्यूड और कामनेस से भी भर देती है। सो गिव इट अ ट्राई और फिर कमेंट में आकर मुझे बताना कि आपको कैसे महसूस हुआ। नंबर 4, ज़ज़िन यानी सिटिंग इन मेडिटेशन। ये एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें आप आउटर वर्ल्ड से अपना फोकस अपना इनर वर्ल्ड में शिफ्ट करते हो। निबत्सु की तरह ज़ज़िन भी बुद्धिज्म से ही लिया गया है। इसका ओरिजिन आज से 2500 साल गौतम बुद्ध की टीचिंग के थ्रू ही हुआ था। ज़ज़िन आपको अपने इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट, हील और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कई लोग अपने पास के ट्रॉमा से इतना जख्मी होते हैं कि उनके लिए एक सेवियर का काम कर सकता है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे हो सकता है। सबसे पहले शांति से घर के किसी पीसफुल कॉर्नर में बैठ जाओ। अपने पोस्चर को अपराइट और स्ट्रेट रखो। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी आपका सेंट्रल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक साथ काम करता है, जिससे आपकी बॉडी आपके सराउंडिंग के प्रति ज़्यादा अवेयर फील करती है और आप प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस कर पाते हो। अपराइट पोजीशन में बैठने के बाद पैरों को लोटस पोज यानी कि पद्मासन में प्लेस करो। आप अपनी आती जाती सांसों पर अपना फोकस फिक्स करो और अगर इस बीच आपके थॉट यहाँ वहाँ भागे तो घबराओ मत। बस एक ऑब्जर्वर की तरह उन थॉट को गुजर जाने दो और वापस अपने सांस पर फोकस करने की कोशिश करो। इस तरह आप खुद को अपने थॉट से डिटैच करने सीख जाओगे और आपको एहसास होगा कि आप वो नहीं हो जो आपके नेगेटिव थॉट आपको बना रहे हैं। आप एक फुलफिल और हैप्पी इंडिविजुअल हो। नंबर 5, ज़मान। जापान के वर्क डे का एक आम दिन जहां लगभग 2 करोड़ लोग रोज दुनिया के वन ऑफ द बिजीएस्ट सबवे में से एक पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। इतनी भीड़ होती है कि इंडिया में तो लोग एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ने लगते हैं, लड़ाई हो जाएंगे। पर जापान में आप किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखेगी। सब लोग बड़े पैशनली अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो कहाँ से आता जापानी लोगों में इतना डिसिप्लिन और इतना पैशन? दरअसल जापान में बचपन से ही डिफिकल्ट सिचुएशन में रेजिलेंट और टॉलरेंट रहना सिखाया जाता है। इस टेक्निक को ज़मान कहते हैं। जब हमारा देश में बच्चे जिद करते हैं तो या तो उनकी जिद पूरी कर दी जाती है या उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है, पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब बच्चा जिद करता है तो उसके पेरेंट्स उसे एक कोने में तब तक बैठने के लिए कहते हैं जब तक वो शांत ना हो जाए और इसी तरह वहाँ बच्चा अपने इमोशन पर काबू करना सीख लेता है। इस टेक्निक को ज़मान कहते हैं। जापान में ज़मान को ऐसे साइंस ऑफ मैच्योरिटी मानते हैं। इतिहास गवाह है कि जापान ने किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर फेस किया है, लेकिन इन डिजास्टर के बीच जापान के लोगों का एंड्योरेंस और पेशेंस जापान के लिए वरदान साबित हुआ। यह टेक्निक इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी इंसान किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो उसके इमोशन उस पर हावी हो जाती है और वह लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली सोचने लगता है, जिससे उसका डिसीजन गलत होने की चांसेस बढ़ जाती है। पर अगर आप ज़मान को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाओगे तो आप इमोशंस को कंट्रोल करके थॉट को रिडायरेक्ट कर सकते हो और खुद को ओवरथिंकिंग से बचा सकते हो। अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़। वैसे तो ज़मान एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे अपने डेली लाइफ में रिलीजियसली फॉलो करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसके बेनिफिट दिखने लगेंगे। आपको केवल इतना करना है कि आपको अपना हर दिन प्लान करना है और चाहे आपका मन करे या ना करे आपको सारे काम करना है। चाहे आप बीमार हो तो भी, चाहे आप अच्छा ना लगे तो भी धीरे धीरे आप अपने नेगेटिव इमोशन पर काबू पाना सीख लोगे। बेसिकली आपको केवल आउटकम पर फोकस करना, चाहे प्रोसेस कितने भी मुश्किल हो, आपको एक एक स्टेप बढ़ाते हुए मंजिल तक पहुंचना ही है। नंबर 6, वाबी साबी। जानते हो लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है? दैट जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे भी आएंगे। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती और जब लाइफ खुद ही इम्परफेक्ट हो तो हम इंसान ना जाने कौन सी परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। साइंस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के असर ने हमें परफेक्शन का कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया है कि चाहे कपड़े हो या रिश्ते, कैरियर हो या पर्सनैलिटी, हमें हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए। पर कभी आपने सोचा है कि ये परफेक्शन की तलाश हमें कहाँ ले जा रही है? ओवर थिंकिंग के दलदल में, जहाँ जो भी हमारे पास है हमें हमेशा कम ही लगता है और हम ये दिल मांगे मोर की सोच के साथ बस दौड़ते रहते हैं। हाँ, दुनिया इम्परफेक्शन को छुपाने और मिटाने में लगी है, वहीं जापान के लोग इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस कर उसे अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। इस टेक्निक को वाबी साबी कहते हैं। ये टेक्निक ज़ेन बुद्धिज़्म की टीचिंग से ली गई है, जो कहती है कि नेचर खुद ही इम्परफेक्ट है। जब आप अपने आसपास पेड़ों और पक्षियों को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। मोर के पास सुंदर पंख हैं तो सुरीला आवाज़ नहीं, कोयल के पास सुरीला आवाज़ है तो सुंदर अपीयरेंस नहीं, लेकिन वो अपनी कमियों पर दुखी होने
होने की जगह अपनी खूबियों के लिए जानी जाती है। इसी तरह चाहे आपके वजन में कुछ किलोग्राम ऊपर नीचे क्यों ना हो, चाहे आपका रंग ब्राउन, टैंड, व्हाइट कुछ भी हो, चाहे आप मैथ्स एक्सपर्ट हो या आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, अब जो हो जैसे हो बेस्ट हो। लोग कहते हैं कि अपनी वीकनेस पर ध्यान दो, उसे ठीक करो, पर मैं कहता हूँ कि अपने स्ट्रेंथ को इतना पॉलिश करो कि आप अपने वीकनेस के साथ भी पीसफुली जी सको। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको खुद पर काम नहीं करना, इसका मतलब बस इतना है कि आपको अपनी इम्परफेक्शन को भी अपना हिस्सा मानना है और उसके साथ चलना सीखना है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जापानीज आर्ट फॉर्म किंत्सुगी। यह प्रैक्टिस वाबी साबी की जीती जाती मिसाल है। जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में टूटी हुई चीज़ों का डिस्कार्ड करना सिखाया जाता है, वहीं इस आर्ट फॉर्म में प्रोक्लेम की टूटी हुई डिशेस को सोने चांदी से डेकोरेट कर दारों को और उभारा जाता है। ये उभार उनकी इनपरफेक्शन में छुपी खूबसूरती को दिखाती है। इस तरह आप खुद को कुछ ऐसा बनाओ कि आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाए। नंबर 7, ईके बना। ईके बना यानी फ्लावर अरेंजमेंट टेक्निक, जिसमें लोग अलग अलग फ्लावर्स को उनके शेप, साइज, लेंथ, कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी टेक्निक है और इसका ओवरथिंकिंग से क्या लेना देना है। आइए देखते हैं। क्या आपने कभी किचन में अपनी मम्मी को दाल चावल चुनते हुए चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो अपनी मम्मी से पूछना कि क्या उनके मन में उस समय कोई थॉट आता है। ज़्यादातर का जवाब ना ही होगा, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके शॉर्ट करते हैं तो ब्रेन के 2 पार्ट हैं। पहला फ्रंटल लोब और दूसरा थैलेमस मिलकर काम करते हैं। थैलेमस 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं और फ्रंटल लोब अपने प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की मदद से उन्हें अरेंज करता है। और जब ये दोनों सेंटर्स एक्टिवेट रहते हैं तो हमारा माइंड प्रेजेंट मूवमेंट में रहता है और इस स्टेट में थॉट उन्हें परेशान नहीं करता। दिमाग एकदम काम और पीसफुल रहता है। तो जब भी आपको लगे कि ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर रही है तो चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दो। फिर चाहे वो आपका वर्किंग डेस्क हो या घर का लिविंग रूम या फिर फ्लावर्स, आप देखोगे ओवरथिंकिंग के बादल छोड़ गए और आपके थॉट क्लियर हो गए। इस बात पर लाइक तो बनता है। इस वीडियो की बातों को एफर्म करने के लिए कमेंट में लिखो यस आई विल, क्योंकि याद रखना कि एफर्मेशन में बहुत ताकत होती है दोस्तों। और थिंकिंग एक ऐसा दलदल जिसमें फंस कर आप एक्शन नहीं ले पाते और बिना एक्शन के लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं मिलती। हमारा माइंड ही है जिसने हमें इस प्लैनेट पर राज करने की ताकत दी है, लेकिन आज से देखकर बहुत अफसोस होता है कि यही माइंड आज हमें अपने गुलाम बना रहा। सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं केवल अपनी थॉट्स के कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।